गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स अनंत एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का भाग नंबर 2। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम का भाग नंबर 1 पढ़ा था और उसमें हमने सीखा था कि नंबर्स कौन-कौन से प्रकार के हो सकते हैं। तो कल हमने कुछ डिटेल में चर्चा भी की थी कि डेसिमल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक का नाम शांत और दूसरे का नाम अशांत दशमलव होता है। शांत वाले जितने भी थे वो सब परिमेय में चले गए थे और अशांत वाले बच्चों 2 प्रकार के थे, एक का नाम है आवृत्ति और एक का नाम है अनावृत्ति। जितने भी आवर्ती दशमलव थे वो सब परिमेय थे और अनावृत्ति क्या थे? अपरिमेय थे। मतलब हमने कल ये सब डिस्कस कर लिया था, तो आज हम उसी के बाद कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज क्लास नंबर 2 है और आज हम फिर से क्लास से जुड़े हैं। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए, जो बच्चे आ चुके हैं। एक बार सभी बच्चों को बिल्कुल सभी बच्चों का स्वागत है। आप चलिए सभी बच्चे आ जाइए, जो ऐप में जुड़े हैं वो भी बच्चे जुड़ जाइए और जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम का भाग नंबर 2 करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। कल लास्ट में आपको याद होगा कि मैंने आपको जितने भी अशांत आवर्ती दशमलव थे उनको परिमेय में बदलना बताया था। जैसे मैंने कुछ जो एग्जाम्पल लिए थे वो थे 0 पॉइंट, जैसे मैं लिखा 5 के ऊपर बार है, तो ये क्या था? ये शुद्ध था या कि अशुद्ध था? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पॉइंट के ऊपर अगर बार लग जाता है, डायरेक्ट बार लग जाता है बिना रुके, यानी कंटिन्यू, अगर मैं बात करूं कंटिन्यू बार लग गया, तो इसका मतलब ये है शुद्ध आवृत्ति, यानी एक रिपीटेशन है जो कि शुद्ध रहेगा। और अगर ये शुद्ध है बच्चों, तो इसका मतलब अगर मैं इसको P बटा Q में बदलूंगा तो ये 5/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 5/9 हमारा हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं आगे बात करूं, जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट मैंने लिखा 17 बार, तो इसका मतलब कितने अंकों पर बार है? 2 अंकों पर बार है। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर? हमने सीखा कि ये 17/99 हमारा होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? 17/99 हमारा हो जाता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो जैसे मैंने बोला 0.327 ये हमारा है और इस पे बार लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये भी शुद्ध आवृत्ति है। तो इसका मतलब 327/999 हमारा हो जाएगा। ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी जो है शुद्ध आवृत्ति है। लेकिन अगर मैं आगे बात करूं, अशुद्ध आवृत्ति को लेकर बात करूं बच्चों, तो कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने बोला 0.53 और बार किस पे लगा हुआ है? केवल 3 पे। तो ये शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक डिजिट छोड़कर बार लग रहा है। तो जब भी एक डिजिट छोड़कर बार लगता है, या 1 या 2 यानी कुछ अंक अगर बार लगे, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम अशुद्ध आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अशुद्ध आवृत्ति कहते हैं। पर है आवृत्ति, तो इसको कैसे बदलेंगे? जितने अंकों पर बार उतनी बार 9, जितने अंकों पर बार उतनी बार 9, और जिस पर बार नहीं, जितने अंकों पर बार नहीं उतनी बार 0। तो एक अंक पर बार है तो एक बार 9 और एक पर बार नहीं तो एक बार 0। तो जितने अंकों पर बार है वो क्या है बेटा? वो जितने अंकों पर बार है वो क्या है? वो हमारे सामने उतनी बार 9 लिखना है हमें। जितने अंकों पर बार नहीं उतनी बार आपको क्या लिखना है बेटा? 0 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बोलूंगा क्या, पूरा नंबर ऊपर लिखिए 53 और जिस पर बार नहीं है वो घटा दीजिए। तो ये जो इसका तरीका है ना बेटा, ये जो इसका तरीका है, इस तरीके से ही हम क्या निकाल सकते हैं? P/Q कन्वर्जन निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे 53 में से 5 तो क्या बचेगा? 48 और बटे में 90 हमारे पास रहेगा ही रहेगा। अगर ये काट सकते हैं तो काट दीजिए, जैसे कि 2 से कट रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें 3 से भी कट रहा है तो 6 से काट दो। 6 से कट गया 8 बार और 6 से कट गया 15 बार। तो अगर आप 8/15 को सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0.5333 यही चलेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी बच्चे क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मैंने बोला 0.329 और 29 पे बार है, तो मैंने 3 को छोड़ दिया। और जब भी मैं डिजिट छोड़ता हूं बच्चों, जब भी मैं डिजिट छोड़ता हूं, तो इसका मतलब ये अशुद्ध आवृत्ति होती है। एग्जाम में बहुत रेयर केस में कभी पूछ सकता है कि ये क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 और एक पर बार नहीं तो एक बार 0, ये आप लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको? आपको करना है पूरा नंबर लिखो 329, उसमें से जिस पर बार नहीं है वो घटा दीजिए। तो आगे बेटा 326 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, और फिर से वही कहूंगा, अगर ये नंबर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो आपने बोला सर ये नंबर कट रहा है, जी हाँ, ये 2 से कट रहा है 163। ठीक है, और 2 से अगर नीचे काटा तो 2 से काटा तो 4। ठीक है, 9 5, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कल की क्लास में सीख लिया था। आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इसी के बाद को सीखने वाले हैं। तो आज क्या सीखेंगे मैं आपको पहले बताऊं। सबसे पहले सीखेंगे कि कल हमने दशमलव से परिमेय अपरिमेय निकालना सीखा। आज मैं आपको परिमेय नंबर पहले से
उस परिमेय संख्या को दशमलव में दो रूप से लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं जो होती हैं दशमलव में दो रूप में लिखी जाती है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं हमेशा अशांत अनावर्ती दशमलव होती हैं। अपरिमेय संख्याएं बच्चों हमेशा अशांत अनावर्ती ही होती हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आवृत्ति की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं शांत की, क्योंकि आवृत्ति और शांत ही क्या होती हैं? आवृत्ति और शांत ही बच्चों यहाँ पर क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। क्या होती है बेटा? परिमेय होती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको पहले, भाई मैंने आपको बोला 22/7, बेटा ये परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि जो परिमेय संख्या है ना, ये दशमलव के किस रूप में आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मैं एक बार आज ये थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद मैं जितना मैंने पढ़ा है उस पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, जैसे मैंने लिखा 22/7, तो मैंने आपसे कहा कि 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। पर ये परिमेय संख्या जो है वो दशमलव के किस रूप में हो सकती है? ये दो रूप जा सकते हैं इसके रिजल्ट में। अब वो रिजल्ट कैसे पता चलेगा, हमें वो जानना है। अब ये परिमेय है तो इसके रिजल्ट दो रूप हो सकते हैं। एक का नाम है शांत दशमलव और दूसरा क्या है? दूसरा है अशांत। दूसरा क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव। अब इसका रिजल्ट शांत में जाएगा कि अशांत आवर्ती में जाएगा, तो वो मालूम करने के लिए मुझे 22 में 7 का भाग लगाना पड़ेगा। अब 22 में 7 का भाग लगाऊंगा तो समय लगेगा। एग्जाम में देखकर जज करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसी को आसान करने के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि आपको पहले से परिमेय संख्या दी जाती है। आपको पहले से क्या दी जाती है बच्चों? परिमेय संख्या दी जाती है। और परिमेय जो है बेटा वो दो प्रकार की होती है। एक का नाम है बेटा शांत दशमलव, एक का नाम क्या है? शांत दशमलव। और दूसरे का नाम क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो अशांत आवृत्ति को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और शांत को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। अब बच्चों ये दिमाग में आता है कि हम डायरेक्टली देखकर कैसे आइडिया लगाएं। हम डायरेक्टली देखकर कैसे आइडिया लगाएं कि संख्याएं क्या हैं? संख्याएं की अशांत आवर्ती दशमलव है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार आप बताइए कि क्या आप इसको डायरेक्टली देखकर निकाल सकते हैं कि नंबर किस प्रकार का होगा? तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, इसका डायरेक्ट लॉजिक होता है, एक सिंपल सा लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, उसका लॉजिक क्या होता है कि यदि हर में, हर का मतलब डिनोमिनेटर, हर का मतलब डिनोमिनेटर, अंश बटा हर जो होता है ना, हम डिनोमिनेटर की बात के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हर में, यदि हर में केवल, यदि हर में केवल दो या पांच या दोनों के फैक्टर हो, क्या हो बेटा? यदि हर में केवल दो या पांच या दोनों के फैक्टर हो, तो बच्चों वो हमेशा क्या कहलाता है? वो हमेशा शांत दशमलव होता है। यानी अगर हर में केवल, केवल का मतलब है दो और पांच के अलावा किसी का फैक्टर नहीं होना चाहिए, और दो और पांच के अलावा का मतलब है या तो दो मिलेगा या पांच मिले या दोनों मिले, तो फैक्टर हमेशा किस में होगा बेटा? ये हमेशा शांत दश, जो फैक्टर अगर होगा तो ये नंबर हमेशा किस रूप में होगा? शांत दशमलव के रूप में होगा। लेकिन अगर हर में, और यदि हर में दो या पांच के अलावा किसी अन्य संख्या का फैक्टर हो, यदि हर में दो या पांच के अलावा किसी अन्य संख्या का फैक्टर हो, तो वो हमेशा किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में चला जाएगा। अब मैं ये कैसे मालूम करूं, कैसे जज करूं कि कैसे आएगा? तो मैंने आपको एग्जाम्पल से अब बताना है। अभी तो मैंने आपको समझा दिया लॉजिक के साथ, अब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा एग्जाम्पल हमारा क्या होगा। चलिए तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहले 22/7, बचपन से खूब देखा है इसको, क्योंकि हम जानते थे कि पाई का मान 22/7 होता है। पर मैंने आपको बताया पाई का मान, वास्तविक मान 22/7 नहीं होता। अप्रोक्सीमेट मान जो होता है 22/7 के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 22/7 है, बटे में 7 लिखा हुआ है। उस 7 का मतलब है बेटा
आप 7 को 7 गुणा 1 लिख सकते हैं। उस 7 का मतलब क्या है, 7 के अगर फैक्टर करने गए तो 7 को आप 7 गुणा 1 लिख सकते हैं। और जब बच्चों अगर आपने इसको 7 गुणा 1 लिखा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर न तो 2 आ रहा है न ही 5 आ रहा है, सीधा अलग से क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 2 और 5 के अलावा है, जी हाँ 7 है। तो ये जब भी अलावा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अशांत, क्या बोलते हैं बच्चों, अशांत आवर्ती दशमलव। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर अगर वैल्यू अगर वैल्यू 2 और 5 के अलावा आ रही है, अगर वैल्यू 2 और 5 के अलावा आ रही है बच्चों, तो वो क्या कहलाएंगे, अशांत आवर्ती कहलाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा 13 बटा, मैंने लिखा 250। चलिए आप देख पा रहे हैं कि 13 बटा 250 है। अब यह 250 यानी देखो, सबसे पहले आप इसको देखो, कट रहा है तो काटे, नहीं कट रहा तो आगे बढ़े। तो अगर आप बोलेंगे क्या ये कट रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं कट रहा है, तो इसको सीधा तोड़ो, 13 बटा 250। 250 का मतलब क्या है, 125 गुणा 2। तो 125 का मतलब क्या है, 2 गुणा 5 की पावर 3, क्योंकि 5 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 125। और 125 को अगर मैंने 2 से गुणा किया तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ये 250 आएगा। और जब भी हर में केवल 2 और 5 ही आए तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ये आएगा शांत दशमलव। क्या आएगा, शांत दशमलव आएगा निकल कर। आगे अगर हम देखें तो मैंने बोला 37 अपॉन, मैंने बोला 60, तो 60 कट तो रहा नहीं है, तो 60 को अगर मैंने ब्रेक डाउन किया तो 60 होता है 2 गुणा 30, 30 का मतलब 3 गुणा 10, 10 का मतलब 2 गुणा 5, तो 5 ये आ गया और 2 की पावर 2 आ गया। तो 2 2 बार है, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो देखो हर में क्या आ रहा है बेटा, हर में 2 भी आ रहा है और हर में 5 भी आ रहा है। अगर हर में 2 भी है और 5 भी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है, तो आप बोलोगे यहाँ पर 3 भी अलावा है। तो अगर अलावा कुछ दिया जा रहा है बच्चों, तो अलावा ये 3 जो आया तो उसको कहाँ ले जाएगा, ये उसको ले जाएगा अशांत, कहाँ ले जाएगा उसको, अशांत आवृत्ति में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा बच्चों, ये ले जाएगा उसको अशांत आवृत्ति में ले जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या यहां तक कोई डाउट है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 बोला, तो मैंने बोला 43 डिवाइडेड बाय 4 जीरो, ये लिखा। क्या ये कट रहा है, कतई नहीं कट रहा। तो अगर मैंने इसको सिंपल देखा तो 43 40, 40 का मतलब क्या है, 8 पंजे 40, 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 गुणा 5। तो हर में क्या आया, केवल 2 और 5 ही आया, यानी इसका मतलब 2 और 5 है। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे लिए होगा शांत। ये कौन सा रूप देगा, ये देगा शांत दशमलव। यानी जब इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों, तो यहां से क्या निकल के आएगा, शांत दशमलव निकल कर आ जाएगा आपके लिए। चलिए अगला देखें। अगला देखो, मैंने जैसे लिखा मैंने लिखा 22 बटे 50 लिखा हो। तो सबसे पहले देखो क्या ये कट रहा है, क्या ये कट रहा है, जी हाँ सर 2 से कटेगा। तो 2 से काटा कितनी बार, 11 बार। और 2 से काटा इसको 25 बार। ठीक है, 2 से काटा 11 और 2 से काटा 25। और 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब 5 का स्क्वायर आया तो केवल 5 और 5 आया, तो क्या आएगा बेटा, शांत। तो ये ध्यान रखना, अकेला 5 आ रहा है तो भी शांत है, अकेला 2 आ रहा है तब भी शांत है, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तब भी शांत है। फिर बोलता हूं, केवल 2 आ रहा है तो शांत है, केवल 5 आ रहा है तो शांत है, 2 और 5 आ रहे हैं तो शांत है, पर 2 और 5 के अलावा अगर कुछ दिख गया तो मेरे भाई इसका रिजल्ट हमेशा क्या जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में चला जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए क्लास ले सकते हैं सर क्या, बेटा ये क्लास जो चल रही है ना वो सबके लिए है, जीडी के लिए और सबके लिए क्लास चल रही है। तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, बड़ी ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है। ठीक है, आप बिल्कुल क्लास को देखें, शेयर करें अपने दोस्तों से। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। अब मैं नंबर्स को और फर्दर डिवाइड करने जा रहा हूं। तो अभी हम थ्योरेटिकल चीजें कर रहे हैं, फिर हम इनको प्रैक्टिकल वे में लेकर आएंगे। ठीक है, हम एक एक चीज नंबर सिस्टम की करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से। आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक एक पॉइंट जहां जहां पर आपको लग रहा है वहां वहां मुझे आप जवाब दीजिए कि कहां कहां आपको कुछ डाउट है। अगर समझ आ गया थम्स अप करिए एक बार कमेंट में कि सर समझ आ गया। कमेंट करिए एक बार आप सभी के सभी बच्चे, अगर आपको समझ आ गया हो तो सभी बच्चे कमेंट करिए कि सर हाँ क्लियर हो गया है हमें, जिससे मैं आगे बढ़ूं। तो ये हमारे लिए शांत अशांत की कैटेगरी हो गई। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करूं। समीर, पार्ट नंबर 2 भी जल्दी आएगा, अभी पार्ट नंबर 1 आया है, पार्ट नंबर 2 भी आएगा। चलिए कंटिन्यू करें। चलिए
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या आगे चलते हैं, संख्याओं को फर्दर डिवाइड करते हैं। प्राकृत संख्या को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। अब अभाज्य संख्याएं क्या है उसको समझना पहले एक बार। अभाज्य संख्याएं क्या है, नाम से ही डिफाइन हो रहा है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या है बेटा, अभाज्य। चलिए, अभाज्य का मतलब है अ प्लस भाज्य। क्या मतलब है, भाज्य मतलब जिसमें भाग चला जाए, और अ लगते ही विलोम हो गया यानी अपोजिट हो गया। तो जिसमें भाग जा रहा था वो तो भाज्य है, पर जिसमें भाग नहीं जा रहा वो क्या है, अभाज्य। क्या मतलब, मतलब ये कि ये जो आया है ये कहां से आया है, ये आया प्राकृत संख्याओं से। ये कहां से आया बच्चे, ये आया प्राकृत संख्याओं से। तो प्राकृत संख्याएं अगर आप देखो, जैसे जैसे मान लो दो, दो किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, एक से और दो से। तीन किससे डिवाइड हो रहा है, एक से और तीन से। चार किससे डिवाइड हो रहा है, चार डिवाइड हो रहा है एक से, दो से और चार से। पांच डिवाइड हो रहा है किससे, एक से और पांच से। छह डिवाइड हो रहा है किससे, एक से, दो से, तीन से, छह से। सात डिवाइड हो रहा है एक से और सात से। आठ डिवाइड हो रहा है बेटा एक से, दो से, चार से, आठ से। नौ डिवाइड हो रहा है किससे, एक से, तीन से, नौ से। 10 डिवाइड हो रहा है बेटा एक से, दो से, पांच से और 10 से। और 11 डिवाइड हो रहा है बेटा किससे, एक से और 11 से। आपने एक चीज नोट करी कि दुनिया के सभी नंबर ऐसे हैं, दुनिया के सभी नंबर ऐसे हैं बच्चों, जो या तो एक से या फिर स्वयं से डिवाइड हो रहे हैं, और होते भी हैं। दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जो या तो एक से या फिर स्वयं से विभाजित होती ही होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये तो हर चीज में कॉमन हो गया। लेकिन अभाज्य का मतलब क्या है, अभाज्य का मतलब यह है कि जब संख्याएं केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो, जब संख्याएं केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो, तो वो हमेशा क्या कहलाती हैं, जब संख्याएं एक से और स्वयं से विभाजित होंगी बच्चों, तो वो हमेशा क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। जैसे देखो, मैंने बोला केवल दो की बात करते हैं, जैसे दो केवल किससे डिवाइड हो रहा है, एक से और स्वयं से, यानी दो केवल एक और दो से डिवाइड हो रहा है, तो दो क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें तीन की, तीन क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं, तीन जो है वो अगर आप देखो एक और तीन से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब तीन क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि तीन केवल एक और तीन से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, चार क्या है, चार अभाज्य है क्या, नहीं, क्योंकि चार एक से भी हो रहा है और खुद से तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में दो से भी हो रहा है। तो बेटा चार क्या अभाज्य संख्या है, तो नहीं होगा चार अभाज्य संख्या। पांच अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि पांच केवल एक और स्वयं से ही हो रहा है। ऐसे सात भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। पर इसके अलावा जो संख्याएं बची वो अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रही है। लेकिन अभाज्य संख्याएं जो होती है ना बच्चों, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, तो इसको देखते हैं हम लोग एक बार इसको हम देख लेते हैं एक बार, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलो देखो एक बार, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। क्या लिखूंगा, ऐसी प्राकृत संख्याएं, कहां से आता है, प्राकृत से आता है। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक व केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो, ठीक है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। केवल विभाजित हो, ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याएं जैसे मैंने आपको बोला भी, तो उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कुछ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो क्या क्या है बेटा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या है बेटा, ये सभी के सभी हम देख सकते हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब जैसे ही हम अभाज्य संख्याओं को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में कई क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे हम अभाज्य संख्याओं को देखते हैं बच्चों, तो हमारे दिमाग में काफी क्वेश्चंस क्या होते हैं, अराइज होते हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या है, उन बात को समझना एक बार। जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं बच्चों, वो क्या है,
तो जब भी हम बात करें अभाज्य संख्याओं को लेकर, किसको लेकर, अभाज्य संख्याओं को लेकर, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या राइज होते हैं, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं कहूँ बेसिक नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन आपके में बन जाते हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे वो सेंटर के एग्जाम्स हो, वहां पर बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें सीखना जरूरी है। तो मैंने कहा प्राकृत संख्याएं जो डिवाइड हो एक और स्वयं से वो तो अभाज्य है, और जो नहीं हो वो क्या कहलाती है, भाज्य। वो क्या कहलाती है, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य को हम संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्राकृत को दो भागों में डिवाइड किया, पहला कैटेगरी अभाज्य, दूसरी कैटेगरी भाज्य, ये हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहां तक। अब आप जरा देखेंगे इन सभी नंबर्स को, तो आप देखेंगे ये सभी हमारी अभाज्य हैं, तो इनके अलावा जो बची भाज्य, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर एक क्या है, एक अभाज्य है कि भाज्य, एक क्या है, एक अभाज्य है कि भाज्य। तो जवाब होता है कि एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। एक बच्चों न तो अभाज्य है और न ही क्या है, भाज्य। क्यों, ऐसा क्यों, तो सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो जितने भी आपके सामने अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है ना, ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं बच्चों लिखी हुई है ना, ये सभी ऐसे नंबर्स हैं, ये सभी ऐसे नंबर्स हैं कि इनके अगर आप फैक्टर करो यानी गुणनखंड करो, तो हमेशा केवल दो ही गुणनखंड निकल के आते हैं। अगर बच्चों इन सभी संख्याओं के गुणनखंड करने जाओगे ना, तो इन सभी संख्याओं के गुणनखंड कितने निकलेंगे बेटा, हमेशा दो ही निकलेंगे। क्या निकलेंगे, दो ही निकलेंगे, दो के अलावा कभी नहीं निकलेंगे। तो मैंने अगर जैसे पहला पॉइंट बोलूं, तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया यहां से कि अभाज्य संख्याओं के, किसके, अभाज्य संख्याओं के केवल दो ही फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, दूसरा, तो बेटा भाज्य के कितने होंगे, और भाज्य संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर होते हैं। क्या बोला मैंने, कि अभाज्य के दो होते हैं और भाज्य के दो से ज्यादा होते हैं। अभाज्य के कितने होते हैं बेटा, दो ही फैक्टर होते हैं, और भाज्य के दो से ज्यादा होते हैं। तो आपने देखा कि एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर करना ही पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए एक न तो अभाज्य है, न तो अभाज्य है, एक न तो अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या। तो बेटा एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही क्या, भाज्य संख्या। रीजन पता चल गया आपको। इसीलिए आप बोलते हैं कि एक ऐसी संख्या है जो न तो अभाज्य है बच्चों और न ही क्या है, भाज्य। ठीक है, अब देखो, अब ये तो तीन पॉइंट हमने इसके आधार पे समझ लिए। अब आप देखेंगे कि यहां पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो। तो दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो। तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यानी दो एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो किसी और से डिवाइड नहीं होता है, केवल दो से और स्वयं से ही। तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आप इवन और जानते हैं, सम और विषम। अगर आप इवन और जानते हैं तो आप जानते होंगे कि दो जो है वो एक इवन नंबर है। क्या है बेटा, इवन नंबर है। तो दो जो है ना, वो दुनिया का एकमात्र इवन नंबर है जो कि अभाज्य है। तो दो जो है ना बेटा, दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य तो है ही, तो लेकिन दो जो है, दो एकमात्र, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है। क्या है बेटा, दो एकमात्र एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि दो के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। तो जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ना, इन सभी नंबर में दो सबसे छोटी संख्या है जो बेटा क्या है, अभाज्य है। इन सभी नंबर्स में दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम है। और मैं कहूंगा कि दो के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, विषम है। ये शायद सीटेट के बारे में पूछा गया है, ये सही गलत के रूप में। तो क्या पॉइंट निकल के आया कि दो के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं
विषम है। तो 2 के अलावा बच्चों जितनी भी अभाज्य संख्या है वो क्या है बेटा, विषम होती हैं। ठीक है भाई, सारे पीवाईक्यू मैं कराता रहता हूं, मैं डालता रहता हूं। अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं एनटीपीसी का भी डाल चुका हूं बेटा। चलिए, ये समझ आ गया। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे चर्चा में लाऊं तो यहां पर 3 क्या है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो क्या है बच्चों कि 3 जो है ना बेटा, 3 क्या है बेटा, 3 सबसे छोटी, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 जो है बेटा वो सबसे छोटी क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 4 क्या है, 4 जो है सबसे छोटी सम, 4 जो है सबसे छोटी, एक तो बोल सकते हैं भाज्य संख्या और दूसरा ब्रैकेट में समभाज्य भी है। भाज्य भी है क्योंकि अभाज्य नहीं है, और भाज्य में भी कौन सी है, समभाज्य है। ठीक है, एक 9 के बारे में कभी कभी चुपचाप से आपसे पूछ सकता है। तो बेटा 9 जो है वो सबसे छोटी क्या है, 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। तो 9 जो है बेटा सबसे छोटी है, विषम भी है और भाज्य भी है। ठीक है, ये कुछ बातें ध्यान रखो। अब इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, जरा सुनना आप। देखो, आपसे मैं आपको बताऊं, जो अभाज्य संख्या है इन पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। अगर मैं कहूं तो आपसे, इस पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। ठीक है, इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है कि बताओ 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 100 तक कितनी। छोटे छोटे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें तो आपसे पूछेगा कितनी अभाज्य संख्या है। बड़े एग्जाम्स में नंबर पूछ लेगा 4 ऑप्शन देकर, कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी भाज्य है। या फिर एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि 2 अंकों की गिनती में, 3 अंकों की गिनती में, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बना सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत सरल बनते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज क्लियर है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार, ये पॉइंट क्लियर है। हाँ जी, ये पॉइंट लिख रहे थे। अब देखो, अगर आपको कभी पूछे कभी कि 50 प्राकृत संख्याओं में, तो पहली 50 प्राकृत संख्याओं में पहली 50 प्राकृत संख्याओं में 15 प्राइम नंबर, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। पहली 50 प्राकृत संख्याओं में बच्चों 15 क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब आपसे पूछे पहली 100 में, तो आपका जवाब होगा पहली 100 में पहली 100 प्राकृत संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, तो ऐसे करके आपसे पूछ सकता है बहुत सारी चीजें कि 100 200 तक जो ये हमारी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो आपको ये मालूम पड़ना चाहिए, आपको ये याद रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचते फॉर्मूला होता तो पहले इस 50 तक 15 है तो 100 तक कितनी होनी चाहिए थी, 30 होनी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब मैं आपसे जनरली एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन किस रूप में बन सकता है। एक तो ये कि जैसे 100 तक 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। एक ये बन सकता है कि आप ये बताइए कि जो अभाज्य संख्या है हमारे पास है, क्या जो अभाज्य संख्या है हमारे पास है उनमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ऐसे पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जैसे छोटा बड़ा के बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि 2 अंकों में कौन सी होती है। तो यहां पर 2 अंकों में अगर मैं बात करूं सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी 11 होती है।
2 अंकों में सबसे बड़ी कौन सी होती है? 97 होती है। 3 अंकों में सबसे छोटी कौन सी होती है? 101 होती है। सबसे बड़ी 997 होती है, 997 होती है। तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है जो मैं कई बार क्लास में करवाता हूँ, क्या करवाता हूँ, जैसे कि मैंने बोला 1 से 110 तक की गिनती में, 1 से 110 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? एक से 110 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला 26, 27, 28, 29। अब बेटा इस ऑप्शन से देखो मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं। इस ऑप्शन के साथ आपको एक साथ दो चीजें सीखने को मिलेंगी कि पहले तो 110 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, पहले तो 110 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। दूसरा कि यहां पर आपको पता चलेगा कि अभाज्य संख्या कैसे जज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो साहिल जी नमस्कार, राम राम भाई। चलिए, तो यहां पर आपको ये ज्ञात करना है कि 110 तक, आपको पता है 100 तक आपने याद कर रखा है, कितनी होती है 100 तक? 100 तक होती है बेटा 25। 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। पर अब हमें 100 के बाद की बात करनी है। किसके बाद की बात करनी है? 100 के बाद की बात करनी है। तो देखो जरा मालूम करेंगे। अब सबसे पहले आप इसको समझिए कि 100 तक आपको नहीं निकालनी है, आफ्टर 100 आपको निकालनी है, ठीक है। समीर 27, 28, अब ऑप्शन 29 भी लिख दो, ठीक है, सारे आ जाएंगे। हाँ, चलो, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हमारे पास हमने 110 संख्याओं को चेक करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 100 तक सबको नहीं 25 होती है, 100 के बाद चेक करनी है। तो देखो जरा, मैंने एक नंबर्स को दो भागों में डिवाइड किया। जब भी आपको चेक करना हो तो आप भी नंबर्स को दो भागों में डिवाइड करें। जब भी आपको चेक करना हो आप नंबर्स को दो भागों में डिवाइड करें। और जब बच्चों दो भागों में डिवाइड करोगे तो आपको एक बात निकल कर आएगी। क्या समझ में आएगा? यहाँ से जब आपने दो भागों में डिवाइड किया तो देखो ये जितनी भी लिखी है संख्याएं सम संख्याएं हैं। क्या है बच्चे? ये सम संख्याएं हैं। और अगर बेटा ये सम संख्याएं हैं तो इनमें से कोई भी अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि दुनिया में एकमात्र सम संख्या अभाज्य है। कौन सी है? वो है, दुनिया में दो के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कोई आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये सब सम संख्याएं हैं। तो ये एक भी नहीं होगा। चलो इसको छोड़ते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं 105 की। तो 105 में इकाई अंक कितना है बेटा? सर 105 में इकाई अंक 5 होता है। और अगर 105 में इकाई अंक 5 है तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो गई है। इसका मतलब अभी तो मैंने सिर्फ अपने आइडिया से लगाया कि जो संख्याएं अभाज्य नहीं है उनको मैंने बाहर निकाल दिया, जो अभाज्य संख्याएं नहीं है उनको मैंने बाहर निकाल दिया, किक आउट कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ 4 संख्याएं बची है। अब मुझे इन 4 संख्याओं को चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी क्या है बच्चे? भाज्य है। अब मुझे इनमें से चेक करना है कि कौन सी अभाज्य है और कौन सी क्या है मेरे बच्चे? भाज्य है। तो अब जरा देखते हैं हम लोग एक एक करके। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अभाज्य और भाज्य को कैसे जज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अभाज्य और भाज्य को कैसे जज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है 101। तो 101 के नजदीक स्क्वायर नंबर देखो। तो 101 के नजदीक स्क्वायर नंबर जैसे बड़ा ले लो या छोटा ले लो। तो मैंने ले लिया, जैसे 101 के बाद है 121, है 121। 101 जो 121 से क्या है? छोटा है। और 121 11 का स्क्वायर है। 101 जो है बेटा 121 से छोटा है और वो किसका स्क्वायर है? वो है 11 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? हमें हमें 11 और 11 से छोटी 2, 3, 5, 7 और 11, हमें 11 और 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे 101 में भाग लगाना है। हमें हमें 11 और 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका किस में भाग लगाना है? 101 में। अगर भाग चला गया, सुनना मेरी बात, अगर भाग चला गया इनमें से किसी का भी तो ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य में भाग जाता ही नहीं है। तो अगर इनमें भाग चला गया तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभाज्य नहीं है। अगर भाग चला गया तो अभाज्य नहीं है, और भाग नहीं गया तो अभाज्य है। तो चेक करो, क्या 2 का भाग जा रहा है? कतई नहीं जा रहा। क्या 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। 5 का भाग कतई नहीं जाएगा। 7 का लगाओ, नहीं जाएगा। 11 का लगाओ, नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो ये अभाज्य होगी।
तो 101 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट एग्जाम्पल होगा। यानी इसका मतलब 25 के बाद 26 हो चुकी है। विराज आपका आंसर अभी देखते हैं सही कि गलत है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें 101 के बाद आता है 103। तो 103 को अगर आप देखोगे तो 103 के नजदीक स्क्वायर नंबर कौन सा है, 121, वही बाद वाला का स्क्वायर है बच्चों, ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो वही आपको 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 11 से इन नंबर्स में से देखना है कि क्या किसी का भाग तो नहीं जा रहा है। तो आप जरा देखेंगे कि 103 में 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि सम संख्या नहीं है, 3 का भाग नहीं जाता क्योंकि अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5 की, तो आप देख सकते हैं कि 5 में इकाई अंक 0 या 5 होता है, नहीं जा रहा है। उसके बाद 7 का लगाओ, 7 एकम 7, 3 बचा 33 में भाग नहीं जाएगा। और 11 का 11 का भाग लगाया, नहीं जाएगा। तो ये भी क्या है बच्चों, एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये भी सही हो गया। तो 103 भी एक अभाज्य संख्या हो गई है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं 107 की बात करते हैं। बेटा 107 के वही बाद में स्क्वायर कौन सा है, 121 किसका स्क्वायर है, ये है 11 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 11 का। तो आपको 11 और 11 से छोटी अभाज्य संख्या लेनी है, 2, 3, 5, 7 और 11। क्या बेटा, 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, अब आप बोलो क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं जाता। क्या इसमें 3 का भाग जाता है, सर नहीं जाता। 5 का, 7 का, 11 का किसी का नहीं जाएगा। तो ये भी अभाज्य संख्या है। और 109 भी हमारी क्या होगी बेटा, अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, अब 109 भी हमारी क्या है बेटा, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 109 किसका स्क्वायर, 109 किससे, कौन से स्क्वायर छोटा है, 121 से। तो इसका मतलब ये भी अभाज्य है। और इसमें भी देखो 2 का, 3 का, 5 का, 7 का और 11 का किसी का भाग नहीं जाता, तो ये भी अभाज्य। तो इसका मतलब ये चारों के चारों अभाज्य है। तो आंसर कितना आएगा, 29, क्योंकि 25 तो होती है 100 में। तो आंसर कितना होगा, 29। और विराज बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, 121 11 का स्क्वायर लिखा ना। तो ये सभी जो संख्या है वो 121 यानी 11 के स्क्वायर से छोटी है, इसलिए हम चेक कर रहे हैं इसको। बोलिए यहां तक। कोई डाउट नहीं है, आगे बात करते हैं। जैसे दोबारा देखो एक बार दूसरे एग्जांपल के साथ, जैसे मैं पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से निम्न की संख्या अभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, आपसे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन सुनिएगा एक बार। निम्न में से कौन संख्या क्या है, अभाज्य। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। जैसे 201, 203, 221 और 223। अब मुझे इन चारों में चेक करना है कि इन चारों में से कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी भाज्य है। तो बेटा हम कैसे चेक करेंगे, अगर मुझे इनमें से चेक करना है कि अभाज्य और भाज्य, तो सबसे पहले वो जो तरीका आपको बताया अभी कि एक इन सबके जो है नजदीक स्क्वायर नंबर देखिए। वैसे कोशिश करिए बड़ा ही देखिए, जैसे कि मैंने बोला 201 के बाद स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो 201 जो है 225 से छोटा है। और 225 15 का स्क्वायर होता है। 201 जो है वो 225 से छोटा है और ये 15 का स्क्वायर होता है। तो आपको 201 को 2, 3, 5, 7, 11, 13 से चेक कराना है। अगर ये नंबर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये अभाज्य नहीं है। अब देखिए, अगर ये नंबर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया, जैसे कि हम बात करें क्या 201 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होता है। 201 में 2 का भाग नहीं जाता है। 201 में 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि सम संख्या नहीं है। 201 में 3 का भाग जा रहा है, तो आप बोलोगे सर अंकों का जोड़ो। अगर अंकों को जोड़ोगे तो अंकों को जोड़ोगे तो 3 आएगा और 3 3 से डिवाइड है। अगर किसी संख्या के अंकों के योग में, यानी अगर किसी के नंबर के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भाग चला गया, यानी किससे डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, तो ये अभाज्य नहीं है। छोड़ो इसको। अगला है 203। 203 जो है ना बेटा, फिर वो 225 से छोटा है। और 225 जो है ना बेटा 15 के स्क्वायर से छोटा है ना। तो आपको फिर वही देखना है, कौन से नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, 13। आपके दिमाग में आएगा क्या एक एक भाग लगाना पड़ेगा, जी हाँ एक एक करके भाग ही लगाना है आपको।
तो जरा देखो एक बार, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? तो बिल्कुल सर नहीं जाता। क्या इसमें 3 का भाग जाता है? जी सर नहीं जाता। क्या इसमें 5 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। आप लगाओ भाग, मैंने लगा लिया इसलिए मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद क्या 7 का भाग जा रहा है? लगाओ, देखो 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 20 में 14 गया तो 6 बचेगा, भाग लगाओ इसमें, 6 63 बचेगा, 7 नाम 63, तो इसका मतलब 7 का भाग चला गया, तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य में भाग नहीं जाता है बच्चों, अभाज्य में भाग नहीं जाता है। चलिए आगे बात करें 221, तो 221 जो है ना बेटा वो 225 से छोटा है, और 225 जो है ना बेटा वो 15 का स्क्वायर होता है। 225 क्या होता है बेटा? 15 का स्क्वायर होता है। तो आप क्या बोलोगे? 2 3 5 7 11 और 13। तो अब जरा देखो दोबारा डिवाइड करते हैं, 15 अभाज्य नहीं है इसलिए 15 नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बात करें, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि सम संख्या नहीं है। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? जी सर नहीं जाएगा, क्योंकि 3 में अंकों का योग 3 का नहीं है। उसके बाद 5 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या इसमें 7 का भाग जाएगा? लगाओ, 7 या 21 नहीं जा रहा है। क्या का भाग जा रहा है? 11 दूनी 22 नहीं जा रहा है। पर 13 का जैसे ही लगाओगे भाग चला जाएगा, 13 एकम 13 बचा कितना? 9, 13 सते 91, तो इसमें 13 का भाग चला गया। क्या बेटा चला गया? 13 का चला गया। तो जैसे 13 का चला गया तो ये भी अभाज्य नहीं है। और जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं, देखो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम की अप्रोच ही हमारी ये होती है कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन में से एक विकल्प को सही करने होते हैं हमें। ठीक है, हमारे दिमाग में कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि हमारे 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही है, 3 गलत है तो 3 कभी कभी एक सही ढूंढने की जगह 3 गलत बाहर निकालो। ठीक है, तो आप देखो जरा, और अगला क्या है? 223। तो आप बोलोगे 223 जो है ना बेटा 225 से छोटा है, और 225 जो है ना वो 15 का, देखो 225 जो है वो 15 का जो स्क्वायर है, कौन सा? 15 का जो स्क्वायर है ना बेटा उससे छोटा है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? 2 3 5 7 11 13, और ना इसमें 2 का जाएगा, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का, ना 11 का, ना 13 का, तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। तो ये हमारा डी क्या होगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, अभी तक आप लोगों को किसी को चीज में कोई दिक्कत है तो बताइए एक बार, कि यहां तक किसी को कुछ क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए एक बार। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम लोग। क्या एक बार डाउट बताइए, एक बार जवाब दो, एक बार सभी के सभी बच्चे, क्या कोई डाउट है क्या किसी क्वेश्चन में? बोलो, डाउट है क्या? नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमारे ऐप पर भी चलिए विराज को समझ में आ गया है। चलिए, डाउट नहीं है, नो सर का मतलब डाउट नहीं है, या कुछ पूछना है? तो अभी हम आगे चलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों हमारे सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर जो बच्चे यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि हमारे सभी कोर्सेज पर और टेस्ट सीरीज पर 50% तक का ऑफर चल रहा है। तो आप वैसे ही, हमारे कोर्स की फीस तो वैसे ही बहुत कम है, काफी बच्चों ने इसी वजह से हमारे कोर्स को पसंद कर रखा है कि जब सस्ते सस्ते में लेते हैं उनको लगता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, अब आप चाहे सेंट्रल एग्जाम के हो चाहे स्टेट एग्जाम के हो, आप हमारी ऐप पर जाकर आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है अनंत एजुकेशन। ठीक है, इस पर आपको हमारे सभी कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। तो हमारी टेस्ट सीरीज पर जाकर आप ये सब काम कर सकते हैं। पेड कोर्सेज भी मिल सकते हैं और फ्री कोर्सेज भी, और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं और आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। 8005703880 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है और ये हमारी ऐप का नाम है। तो आप हमारी ऐप को आप चाहे तो आप ऐप रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, एक्चुअली क्या होगा, शायद आपने पेरेंट से रजिस्ट्रेशन किया होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करें ऐप में, तब आप एज ए पेरेंट नहीं, एज ए चाइल्ड की फॉर्म में करें। ठीक है, मेरा नंबर आपको ये लिख दिया, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं बेटा, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 8005703880, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, आप इस पे कोर्स के लिए संपर्क कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, बाकी कोर्स हमारा यहाँ से ले सकते हैं। हमारे अभी ऐप वाले बच्चे भी लाइव हैं और ऐप वाले बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐप वाले बच्चों से पूछ सकते हैं कैसा कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे अगर हम बात करें बच्चों,
तो आगे जो हम संख्याओं में फर्दर जाते हैं तो यहाँ पर दो तरह की संख्याएं और निकल कर आती है। वैसे संख्याएं बहुत सारी होती हैं, बट बेसिक जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है वो यही होती है। उसके बाद आता है हमारा सहभाज्य संख्याएं। कौन सा? सहभाज्य, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। अब ये नाम देखकर तो ऐसा लगता है को प्राइम को देखकर कि दो संख्याएं को प्राइम, मतलब दो संख्याएं प्राइम हो। ऐसा जरूरी नहीं दो संख्याएं प्राइम हो। को का मतलब क्या है? ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हो। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं आता हो। जैसे मैं लिखा सबसे पहले सिंपल एग्जांपल 7 और 8। आप बताइए क्या 7 और 8 में कुछ कॉमन है क्या? क्या कह रहा हूं, सुनना। 7 और 8 में कुछ कॉमन है क्या? इसका मतलब मेरा ये है कि क्या 7 का भाग 8 में जा रहा है? तो आप बोलोगे नहीं जाता। क्या 8 का भाग 7 में जाता है? नहीं जाता। क्या दोनों में कॉमन तरीके से किसी का भाग जा रहा है? तो नहीं जा रहा। तो जब भी दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, कॉमन नहीं होना चाहिए, और कॉमन नहीं होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे मैंने बोला 11 और 13, तो आप देखेंगे कि 11 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 11 का भाग 13 में और 13 का भाग 11 में नहीं जाता, और दोनों में कॉमन तरीके से भी किसी का भाग नहीं जा रहा है। तो ये भी क्या है बेटा? हमारे लिए सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे ही मैंने बोला 13 और मैंने बोला 13 और ले लो, जैसे कुछ भी ले लो, 20 ले लेते हैं। क्या 13 और 20 में कुछ कॉमन है क्या? आप बोलोगे सर कतई नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इसलिए दोनों की दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं। बट जैसे मैंने अब बोला, मान लो मैंने लिखा 27 और 33, अब बताओ कॉमन है क्या? तो आप बोलोगे सर जी हाँ कॉमन है। कॉमन कौन है? 3 का भाग दोनों में जा रहा है। अगर दोनों में कॉमन किसी का भाग जा रहा है तो वो बच्चों सहभाज्य संख्याएं नहीं है। कॉमन भाग जा रहा है तो वो सहभाज्य नहीं है। और अगर मैं इसको मेथड की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? देखो, 7 को तोड़ा तो 1 गुणा 7, 8 को तोड़ा तो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। 11 को तोड़ा 1 गुणा 11, 13 को तोड़ा 1 गुणा 13। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। भैया देख लेना, एक तो सब में ही मिलता है। ठीक है, ठीक है। 13 को तोड़ा तो 13 क्या होगा बेटा? 1 गुणा 13। और 20 को तोड़ा तो बेटा 20 जो होता है ना 4 गुणा 5, यानी दो का दो बार गुणा, गुणा 5। क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो आप आराम से समझ सकते हैं। 27 की बात करें, 27 क्या है बेटा? 3 गुणा 3 और 33 का मतलब क्या है? 33 का मतलब है 3 गुणा 11। तो कॉमन क्या है बेटा? 3 कॉमन है। और जब कुछ कॉमन मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो सहभाज्य नहीं होता है। तो बेटा यहाँ पर जो पहले 3 एग्जाम्पल है ना, ये किसके हैं? ये है सहभाज्य के, को प्राइम के, और ये सहभाज्य नहीं है। ये सहभाज्य नहीं है क्योंकि कॉमन मिल गया। सर आप समझना एक बार। अब इसको डेफिनेशन में क्या लिखोगे? ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो बेटा? केवल 1 हो। तो आप देख सकते हैं इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? एक कॉमन आ रहा है। तो ये सभी एक भाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्या है, और ये हमारी सहभाज्य नहीं है। अगर सीखे तो हमारे एग्जाम में हमसे सही गलत के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। आप बोलोगे क्या बन सकता है? तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ सहभाज्य के ऊपर, वो देखिएगा आप एक बार। सहभाज्य के कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लिखूंगा, सोचना क्या ऐसा है कि नहीं है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, यदि दोनों संख्याएं अभाज्य है तो वे सहभाज्य संख्या होती है। अगर दोनों संख्याएं क्या है? अभाज्य। बेटा अगर दोनों संख्याएं अभाज्य हैं तो वो हमेशा सहअभाज्य है, अभाज्य संख्या होती है। सर कॉल्स बाद में।
क्या बोल रहा है बेटा? अभी क्लास ले लो, उसके बाद बात करेंगे अपन लोग। आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, आप उससे फोन कर लीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा। बट अभी क्लास लो एक बार पूरी, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू करो एक बार। हाँ जी, तो अगर दोनों संख्याएं अभाज्य हैं तो क्या होंगी? सहभाज्य होंगी, बिल्कुल सही है। दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, अगर बेटा दोनों क्रमागत संख्याएं हैं तो वे सहभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, और तीसरा, अगर दोनों क्रमागत, ये क्रमागत तो डायरेक्ट क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, अगर दोनों क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कौन सी विषम? यानी विषम भी कौन सी? प्राकृत संख्याएं हैं। अगर दोनों क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं हैं तो वे सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो जब तक आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर नहीं है, आप सहभाज्य के बारे में जानते ही नहीं है। तो सहभाज्य में तीनों पॉइंट बहुत जरूरी निकल कर आते हैं, क्योंकि अगर दोनों संख्याएं अभाज्य हैं तो कॉमन वैसे ही नहीं आने वाला। दोनों क्रमागत है तो उनका अंतर तो वैसे भी एक है, जब अंतर ही एक है तो कॉमन भी एक से ज्यादा नहीं आ सकता है। अगर अगर विषम संख्या है तो विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 होता है। क्रमागत की बात कर रहा हूं मैं, क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं। अंतर कितने का? 2 का। तो जब क्रमागत विषम में अंतर, अगर अंतर 2 है तो इसका मतलब यह है कि 2 से बड़ा कुछ कॉमन आएगा नहीं, और 2 से बड़ा कुछ कॉमन नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो है बेटा कि अधिकतम अगर हम बात करें 2 ही कॉमन आएगा, तो विषम में 2 कॉमन आ नहीं सकता है, तो इसका मतलब एक ही कॉमन आएगा। तो ये सब क्या है? सहभाज्य। अब एग्जाम में सही गलत के रूप में आपसे पूछी जा सकती है, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए। चलिए, अब संख्याओं में अगर फर्दर डिवाइड करें तो संख्याओं में एक निकल के आती है, इसका नाम है अभाज्य युग्म। सुना है क्या? अभाज्य युग्म, इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। प्राइम भी कौन सा? प्राइम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, आज प्लानिंग कर ली है मैंने इसकी CET 10+2 की मैराथन के लिए, और आपको हो सकता है संडे यानी परसों से आपको शाम को मैराथन देखने को मिल जाए। ठीक है, धर्मेंद्र सर मैथ्स पे मिलेगी, इस पे नहीं मिलेगी। धर्मेंद्र सर मैथ्स वाले चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ पर तो नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखो क्या कह रहा है। अभाज्य युग्म में जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, समझना इसको। जो जुड़वा अभाज्य संख्या है उनको हम कैसे कर सकते हैं, जरा समझना एक बार। जैसे मैंने अभाज्य संख्या लिखी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ऐसे बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। पर ये मैंने सारी अभाज्य संख्याएं लिखी जो 50 तक होती हैं। ये सारी अभाज्य संख्याएं मैंने लिखी हैं जो कहां तक है बेटा? 50 तक है। तो मैंने 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिख दी है। अब इन सारी अभाज्य संख्याओं में अगर आप देखोगे तो ऐसी अभाज्य संख्याएं ढूंढो। जुड़वा किसको बोलते हैं? अभाज्य युग्म किसको बोलते हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो? 2 हो, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अभाज्य युग्म। तो जिनका अंतर 2 है, 3 और 5 का अंतर क्या है बेटा? 2 है। 5 और 7 का अंतर क्या है? 2 है। 11 और 13 का अंतर क्या है बेटा? 2 है ना? 17 19 का अंतर कितना है? 2 है। 29 31 का अंतर क्या है? 2 है। 31 सॉरी 41 43 का अंतर क्या है? 2। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो? 2, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य युग्म। क्या मतलब है? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य पर ही डिफाइन, जबकि अभाज्य सह अभाज्य संख्याओं में सारी अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है। तो बेटा ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो बच्चों? 2 हो, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है हमारी क्या? अभाज्य युग्म यानी जुड़वा अभाज्य।
तो इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ पहली 50 प्राकृत संख्याओं में, ये पहली 50 प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसमें अभाज्य युग्म पूछ रहा है आपसे। अब जैसे मान लो एक एक एग्जांपल ये पूछ सकता है, जैसे मैंने बोला 50 से 70, 50 से 70 तक कितनी अभाज्य युग्म है? 50 से 70 तक कितनी अभाज्य युग्म है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नमस्कार बेवफा सनम, क्या नाम लिखते हो भाई तुम? कहाँ से सोच सोच के लाते हो ऐसे नाम, है वो भी आईडी के? गलती से तुम्हारे घर वाले देख ले तो टेंशन में आ जाए, बोले ये हमारी औलादे कैसे कैसे नाम लिखने लग गई है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा, और कौन तुम्हारे लिए बेवफा निकला? चलो देखो, तो 50-70 का अभाज्य युग्म पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे 50 से लेकर 70 तक की अभाज्य युग्म लिखनी पड़ेगी। पहले अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी, तो 50 के बाद 51 अभाज्य है क्या? नहीं है, सीधा 53 अभाज्य संख्या है। 53 के बाद तो नहीं होगा क्योंकि सम है, 55 नहीं हो सकता, 56 नहीं हो सकता, 57 में 3 का भाग जा रहा है, 58 में भाग नहीं जाता, 58 में भाग मतलब 2 का चला है, सम संख्या है, 59 में भाग नहीं जाता, 59 के बाद बेटा हम बात करते हैं 61, क्योंकि 60 नहीं होगी, 63 नहीं होगी, 65 नहीं होगी, 67, 67, 67 के बाद अगर हम बात करें, फिर उसके बाद आता है 71, उसके बाद आता है 73, उसके बाद आता है 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79। तो अब मेरे को क्या तक बोला था? 70 तक ही बोला था। तो अगर क्वेश्चन 80 तक बोल देता, चलो मैं 80 लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन 80 तक बोल देता तो आपको क्या करना है, मैंने 80 तक लिख दिया है, तो इसलिए मैंने मेहनत कर ली, तो चलो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर 80 तक की अगर संख्याओं में देखोगे तो कितने अभाज्य युग्म है, तो आपसे पूछ रहा है, तो बच्चों बताओ क्या इन दोनों का अंतर 2 है? नहीं। अब देखो इन दोनों का अंतर 2 है तो पहला पेयर, इन दोनों का अंतर 2 है दूसरा पेयर, तो 50 से 80 के बीच में कितने अभाज्य युग्म है बेटा? केवल 2 ही अभाज्य युग्म है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बताइए एक बार, क्या आपको ये समझ आ गया क्या? एक बार सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा, क्या आपको सभी को यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई क्या? बोलो। तो आज मैंने अभाज्य युग, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य युग्म, सहअभाज्य संख्या, इनके बारे में बता दिया। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले इस पर बात करेंगे, जितना हमने पढ़ा इसके रिवीजन को देखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो पैटर्न है, आज का भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कल वाला भी समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बच्चे हमारी क्लास इस चैनल पे ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारा एक और भी चैनल है जिसका नाम है धर्मेंद्र सर मैथ्स। जी हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है, क्या है उसका नाम? धर्मेंद्र सर मैथ्स। अगर आप राजस्थान से हैं, अगर आप बच्चों राजस्थान से हैं, तो आप हमारे इस चैनल पे भी जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको रीड से रिलेटेड, टीचर्स ग्रेड से लेकर, यानी हम बात करें टीचर चाहे सेकंड ग्रेड हो, टीचर के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड और थर्ड, तीनों ग्रेड के आपको यहाँ पर हमारे जो है क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे आपको उसके अंदर। इसके अलावा अगर आप सीईटी वगैरह देते हैं, राजस्थान की सीईटी, वैसे सीईटी लगभग सभी स्टेट की सेम है, अगर आप देते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमारी और क्लासेस चैनल पर भी होती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन चैनल से जुड़ जाइए। आप हमारी ऐप से जुड़कर हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे कोर्स हमारी ऐप अनंत एजुकेशन पर अवेलेबल है, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या है बेटा? 8005703880। ठीक है, इस पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आपको यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर सब मिलेंगे आपको। ठीक है, और अगर फ्री टेस्ट सीरीज लेनी है तो भी मिलेगी, पेड लेनी है तो भी मिलेगी, कोर्स लेना है तो भी मिलेगा, सब अवेलेबल है। तो अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, कल शाम को फिर मिलेंगे 8 बजे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।